2021 से अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं कर सकता हूँ। आज आज तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। तो उसी हिसाब से मैंने छोड़ा नहीं सर। इसलिए क्या है, जो परसिस्टेंट एवं कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, जब जाके ये कर सकता है। तो अपना दिल को कभी हार नहीं मानना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अगर वो कर रहा है, वो कर सकता मैं भी। क्योंकि मेरे साथ में एक मेरे भाई थे, वो भी इंडियन आर्मी में थे, लेकिन उसने पिछले साल उन्होंने क्रैक कर दिया था। तो मुझे बहुत दुख लगा। दुख बोलने से ऐसा नहीं कि उसका खुशी से मुझे दुख नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर खुद को दुख रहा था कि यार वो करते तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये इंस्पायर भी है, इंस्पिरेशन भी है मुझे, मेरे लिए। क्योंकि वो जब हो गया तो मुझे लगा कि ये अगर हो गया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप लाइफ में किसी ना किसी को इंस्पिरेशन बनाना पड़ेगा, किसी को देख के। मेरे लिए नहीं तो दूसरे के, चाहे तो बच्चे क्यों ना हो, चाहे फादर मदर क्यों ना हो, उनको देख के हमको करना। कोई यार मेरे लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए करेंगे। बाकी मैक्सिमम सर मैं 10 to 12 आवर्स मैंने देता था सर पढ़ाई के लिए। 10 to 12 से और किसी भी हालत में मैं निकलता था। 10 घंटे आप देते थे सर? जी सर, बिल्कुल। अरे वाह। 10 घंटा मुझे, मैं दे रहा था, अभी भी देता हूँ सर। आपका आने से पहले मैं भी एक मॉक टेस्ट देके तभी सर आपका सेशन में ज्वाइन किया था। तो 10-12 घंटा मैं देता हूँ किसी भी हालत में। कभी, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है, लेकिन कभी भी कि डिस्ट्रैक्शन तो रहता है सर। परिवार में अगर बच्चे फैमिली के साथ रह रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो वो होना लाजमी है। तो इसलिए बाकी हर दिन एक जैसा नहीं रहता था, लेकिन मैं कोशिश करता था। खास करके जो करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है तो डेली मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी आपका जो भी पुराना वीडियोस वगैरह करता था, मैं अगर दिल नहीं लग रहा है तो मैं इस तरह करता था कि यार दिल नहीं कर रहा, चलो मॉक कुछ लग लेते हैं। कभी मूड ऑफ होता था तो मूड लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बीओबी का हालिया रिजल्ट आया है और हम मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें एक मेजर जो सिलेक्शन है वो हमारे एक्स सर्विसमैन सर का है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की भी एलिजिबिलिटी इसमें थी। और सारी चीजें जो बीओबी में एज एक्स सर्विसमैन आपको चाहिए होता है, चाहे मैं कहूँ तो उसमें जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी है या फिर एज का रिलैक्सेशन है, वो लगभग आपको इसके अंदर जो है वो मिल रहा था। आज हमारे साथ रणदीप सर हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। उनकी स्टोरी को हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि प्रिपरेशन का एक जो फेज होता है एज अ ईएसएम, हमें कैसे जो है वो लेके चलना होता है। सो रणदीप सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, थोड़ा सभी सा टीम को सर, तरफ से थैंक यू। धन्यवाद। थोड़ा सा रणदीप मतलब रणदीप सर अपने क्या कहते हैं, अपने बारे में बताएं सर कि कहाँ से आप प्रॉपर हैं सर, नेटिव आपका क्या है सर, कौन सी सर्विस में आप थे सर, कितने टाइम से आप जो है वो रिटायर हुए सर, और अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है सर। जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं इंडियन आर्मी से हूँ। और 2021 में मैंने 17 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिटायर्ड लिया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन के बारे में इतना मैं सोचा नहीं था, क्योंकि रहते रहते तो इंडियन, खास करके जो हमारा आर्मी पर्सन है, एक नेवी एंड एयरफोर्स को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उनका थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जो आर्मी पर्सन है खास करके उनको टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अपना प्रिपरेशन जानने में। तो इसलिए मैं भी उतना नहीं कर पाया। तो थोड़ा बहुत मैं किया था। बाद बाद में आने के बाद यहाँ पे 2021 में, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन शुरू किया था। और उससे पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं किस किस सेक्टर में जाऊं, कुछ भी नॉलेज मुझे नहीं था। तो आने के बाद मैंने किसी ने बोला कि भाई एसएससी में तैयारी करो, अच्छा है, ये है वो है जो भी है। तो मैंने फिर एसएससी का मैंने तैयारी शुरू किया। तो तैयारी शुरू करने के बाद एक प्लेटफॉर्म में मैंने ज्वाइन किया था, हमारा लैंग्वेज का ही है। तो वहां से मैंने थोड़ा सा बेसिक थोड़ा क्लियर करके उसके बाद मुझे खुशी है कि मैं 2023 में मैं एमटीएस में सिलेक्शन हुआ था मेरा। एमटीएस में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद वो घर से थोड़ा सा दूर था, इसलिए मैंने गया नहीं, क्योंकि मेरा फादर भी बीमार रहते हैं। तो इसलिए घर परिवार के लिए तो मैंने घर इधर आया हूँ रिटायर्ड। तो इसलिए मैं सोचा कि बाहर जाके किस लिए जॉब जॉब करना है, इसलिए नज़दीक कुछ हो जाएगा तो करेंगे। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मुझे आस्ते आस्ते धीरे धीरे पता चला इसी जर्नी में कि बैंकिंग में अच्छा खासा पे प्रोटेक्शन रहता है एक सर्विसमैन के लिए। बाद बाद में पता चला। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एमटीएस क्रैक कर सकता हूँ तो मैं बैंक भी मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपने कैपेबिलिटी को मैंने समझा। और मैं अपने आप को ज़्यादा थोड़ा सा इसमें फोकस्ड किया एवं तैयारी किया उसके लिए। उसके बाद 2023 से मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद 2024 में
प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया था। एक एक अटेम्प्ट आईबीपीएस में मैंने क्या बोलते हैं, आईबीपीएस में मैंने मेंस दिया था, लेकिन आईबीपीएस में नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद 2025 में मेरा सारे एग्जाम्स मतलब मेंस पूरा दिया था, प्रीलिम्स मेंस पूरा क्लियर, इवन आरबीआई असिस्टेंट तक मेरा मेरा पूरा मेंस मैंने दिया था। लेकिन आपको मैंने जब फोन किया था उस टाइम में बताया था कि मैंने आईबीपीएस में, मेरे को बोलने में शर्म आ रहा है कि रीजनिंग का जो टीचर है सर के साथ मैंने, मतलब मैं रीजनिंग में कर नहीं पाया, 2.75 में आउट हो गया था। तो जो भी है, लेकिन बीओबी में मुझे आशा नहीं थी, क्योंकि बीओबी में हमारा तो सिर्फ 3 ही वैकेंसी था, हमारा स्टेट का 3 ही वैकेंसी था, तो मुझे आशा नहीं थी कि होगा बोल के। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। जब कल मैसेज आया तो मुझे लगा कोई बैंक का कोई ऐड होगा, जो ईमेल आया तो मुझे लगा कि कोई ऐड होगा, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है बाद में देखता हूँ। तो बाद में जब देखा तो देखने से तो मैसेज मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, सिलेक्शन हो गया। तो रणदीप सर, 2021 में आप रिटायर हुए सर। तो जी सर। मतलब जैसे आपने कहा कि आपने पहले एसएससी की तैयारी करनी शुरू की सर, तो मतलब कैसे आपका रुझान ज्यादा बैंकिंग में गया, और सीरियसनेस आपकी एक जो प्रॉपर एक मैच्योरिटी लेवल की होती है कि नहीं अब तो बैंकिंग ही करना है सर, ये जी आपका सर। डिसीजन कैसे बना सर? ये मैंने तो देखा कि क्योंकि जैसे मेरे साथ भी और 2-3 बंदे थे, वो लोग तो ज्वाइन कर दिया था, लेकिन मेरा एक बड़े भैया थे जो आर्मी में ही थे, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि बैंकिंग का आप क्लियर कर सकते हो, जब आप एमटीएस भी कर सकते हो तो आप बैंकिंग भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा बैंकिंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है, फास्ट होता है। तो और बैंकिंग का लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा चांसेस ज्यादा रहता है, और कॉम्परेटिवली इसमें थोड़ा सा, पहले तो थोड़ा सा एक्साइजमेंट का कंपटीशन थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा खासा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसलिए। बाकी तो वही भैया ने मुझे बताया था कि आप लगे रहो, आप देखना हो जाएगा। तो जो भी है, तो अभी पीओ मतलब प्यून में तो हो गया, लेकिन मुझे अगली अभी आईपीएस और एसबीआई का एग्जाम मुझे देना है। तो उसी के लिए सर आपको फोन किया था, और उसके बारे में जानने की कोशिश किया था कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राइट, राइट, राइट। रणदीप सर, 17 साल की सर्विस के बाद सर वापस किताब खोलना कितना चैलेंजिंग होता है सर, और कैसे आपने न केवल किताब खोला सर, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें, थोड़ा हमें इलेबोरेट करें सर। जी सर। सर देखिए, मैं तो मतलब इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था, ये नहीं कि ठीक था मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता, इंग्लिश से मैं थोड़ा सा पहले से ही मुझे प्यार था। और रही बात मैथ की, मैथ का तो सर मुझे तो, मैं जीरो था, सही बात बताऊं तो मुझे मैथ का इतना मतलब वो नहीं था। मैथ सबसे परेशान मुझे मैथ नहीं करता था, क्योंकि मैं जब 11th 12th में पढ़ता तो मैं साइंस बैकग्राउंड मतलब इसीलिए नहीं चूज किया था, सिर्फ ओनली सिर्फ मैथ की वजह से। बाद में आने के बाद जब पढ़ा जाना, क्योंकि हमको अगर 20:40 अगर बोलना है तो 1:2 कैसे आता है वो भी पता नहीं था, सही बात बताऊं तो सर। क्योंकि बिल्कुल जीरो बोलने से एकदम जीरो माइनस में चला गया था। उसके बाद आने के बाद धीरे धीरे मैं जब पुराना अभी जो किताब से मैंने नोट करता था उसको अगर देखता हूँ, तो मुझे अभी खुद को मैं हंसी आता है, तो मैं ऐसे भी मैं शुरू किया था, तो अभी भी उसको देखने से मुझे हंसी आता है। इवन अभी सर सही बात बताऊं तो मैं अभी इंग्लिश का मैं मैं पढ़ाता हूँ, मैं अभी बैंकिंग के लिए तैयारी करा रहा हूँ, बंदे को भी 2-3 बंदे को मैं तैयारी करा रहा हूँ इंग्लिश का। और साथ में रीजनिंग, और आपसे जो भी सीखा हूँ रीजनिंग और इंग्लिश मैंने सर अभी संतोष सर है ही नहीं, रेस्पेक्टेड संतोष सर, तो संतोष सर का जो बेसिक मैंने सर अड्डा प्लेटफॉर्म से मैं संतोष सर का बेसिक मैंने किया था। और रही बात अरुण सर की है, अरुण सर का मैं जो यूट्यूब का जो चैनल रहता था, जो आता था जो भी, मैं उसका डीआई उनका और जो भी अरिथमेटिक जो भी है मैं वो करता था। क्योंकि अभी अभी तो हमको सिर्फ चाहिए, हमको मटेरियल, हमको तो अभी और कुछ जरूरत नहीं, हमको सिर्फ मटेरियल चाहिए, और कितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उसका सिर्फ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी कंटेंट जो आप प्रोवाइड करते हो सर, खास करके जब आईपीएस क्लार्क और एसबीआई क्लार्क से पहले जो भी छोटा छोटा सेशन आपने लेते लेते थे, 1-1.5 घंटा की जो मेंस की खास करके, वो बहुत सर इफेक्टिव रहा। हालांकि मैंने क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन वो मुझे बहुत ही इफेक्ट किया सर। जी सर, अब मेरे पास एज अ एक सर्विसमैन बड़ी क्वेरीज आती हैं सर कि सर हम अभी 20 साल सर्विस के बाद आए हैं, पढ़ रहे हैं सर, लेकिन मतलब बड़ी मुश्किल हो रही है सर, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं सर, नहीं दिमाग में घुस रहा है सर। अब वो किताब खोले 20 साल हो गया, 15 साल हो गया सर, लेकिन एग्जाम क्रैक करना है सर, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो ऐसे हमारे ईएसएम कैंडिडेट्स को सर आप क्या मैसेज करेंगे, और उनका
क्या एक स्टडी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सर? देखिए सर, जब पढ़ाई से जब आदमी डिटैच हो जाता है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, क्योंकि मुझे भी जब मैं कर रहा था मुझे ऐसे मतलब लगता था कि यार नहीं हो पाएगा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब किसी को आप इंस्पायर बनाना है, किसी को देख के आप करना है, जैसे ही कोई बच्चे कर रहा है यार ये कैसे कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर पहले भी हमने स्टूडेंट रहा हूं तो हमको थोड़ा बहुत तो वो आइडिया है कि भाई मैं कर सकता हूँ। जैसे टेंथ और हायर सेकेंडरी में जैसे हमने हमारा भी अच्छा रिजल्ट था, ऐसे नहीं है। हम भी स्टूडेंट अच्छे थे, मतलब बोलना ठीक नहीं लेकिन फिर भी स्टूडेंट में हम ठीक थे। तो इसलिए क्या है, तो उसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। और स्ट्रगल तो होता है, सबका होता है, क्योंकि जब डिटैच हो जाता है तो 20 साल 15-20 साल तो बहुत होता है सर। तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो हमको उसी हिसाब से स्टार्ट करना है कि हमको कुछ पता नहीं, हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। जी। उसी हिसाब से स्टार्ट करना है, जो जो टीचर जैसे बोलेंगे उसी हिसाब से हमको करना है। जी। तो उसी हिसाब से अगर ओबीडियंट रहेंगे टीचर के प्रति, तो जो बोलेंगे उसी हिसाब से आप अच्छा टीचर चूज करके उनका जो भी एडवाइस है मान के चलेंगे, तो आई थिंक इट मे बी पॉसिबल। जी। मेरे पास सर ये क्वेरीज भी आती हैं सर कि सर मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तैयारी करने बैठा हूँ सर, मुझे मैथ बड़ी हार्ड लग रही है सर। अब मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है। लेकिन एक दिमाग में डर ये है सर कि अब केवल पेंशन मिल रही है, और पेंशन से आप जानते हैं कि बस दाल रोटी जो है वो चल जाए उतना ही बहुत है। और ये चाहिए कि जॉब मिल जाए सर, तो प्रेशर दिमाग में क्रिएट होता है सर, जो एनजाइटी ज्यादा कर देता है। क्या आपके साथ भी सर तैयारी के दौरान इस तरह के चैलेंजेस आए, और अगर आए तो आपने सर हैंडल कैसे किया सर? बिल्कुल सर, ये सबका होता है लाइफ में। एंग्जाइटी भी आएगी, अच्छे दिन भी आएगी, बुरा दिन भी, सबको वो सब मिल के चलना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या है, जो बुरा चीज है उनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो अगली बार कोई अच्छा चीज है तभी मतलब अच्छा चीज हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमको उसी को देख के चलना पड़ेगा, जब जाके हो सकता है। क्योंकि देखिए सर, मैं अगर 21 से अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं कर सकता हूँ। आज आज तो नहीं हो रहा है लेकिन एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। तो उसी हिसाब से मैंने छोड़ा नहीं सर। इसलिए क्या है, जो परसिस्टेंट एवं कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, जब जाके ये कर सकता है। तो अपना दिल को कभी हार नहीं मानना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अगर वो कर रहा है वो कर सकता मैं भी, क्योंकि मेरे साथ में एक मेरे भाई थे, वो भी इंडियन आर्मी में थे। लेकिन उसने पिछले साल उसने क्रैक कर दिया था। तो मुझे बहुत दुख लगा। दुख बोलने से ऐसा नहीं कि उसका खुशी से मुझे दुख नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर खुद को दुख आ रहा था कि यार वो करते तो मैं क्यों कर। लेकिन ये इंस्पायर भी है, इंस्पिरेशन भी है मुझे, मेरे लिए। क्योंकि वो जब हो गया तो मुझे लगा कि ये अगर हो गया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप लाइफ में किसी ना किसी को इंस्पिरेशन बनाना पड़ेगा, किसी को देख के। मेरे लिए नहीं तो दूसरे के, चाहे बच्चे क्यों ना हो, चाहे फादर मदर क्यों ना हो, उनको देख के हमको करना पड़ेगा। यार मेरे लिए नहीं तो कम से कम इनके लिए करेंगे। तो ये अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर। राइट सर। सर कैसे तैयारी आप करते थे सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि पेरेंट्स को भी संभालना है सर, जी बच्चों सर। को भी संभालना है सर, उसके बाद अपनी पढ़ाई में भी टाइम देना है सर, तो ये तीनों चीजें सर आज एक स्टूडेंट जिसके पास 24 घंटे पूरा है सर, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर। उसको कह रहा है अरे सर मेरा मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन है, ये है वो है। और आप फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो है वो आपको पढ़ने में भी टाइम देना है, तो कैसे सर इसको आपने पॉसिबल किया? सर वैसे तो मेरा फादर का 80 ईयर्स हो गए हैं। तो अभी भी फादर्स अभी भी ठीक है, कोई मतलब इतना कोई वो नहीं है। लेकिन वो मैक्सिमम चीज जो भी है वो कर देते हैं। बाकी जो भी है नॉर्मल जो मार्केट वगैरह जो भी काम है वो तो मैं कर देता था, कोई नहीं। वैसे ही खेती वगैरह कुछ इतना है ही नहीं है, तो इसलिए उतना कोई जरूरत नहीं पड़ता था। बाकी मैक्सिमम सर मैं 10 to 12 आवर्स मैंने देता था सर पढ़ाई के लिए। 10 to 12 से और किसी भी हालत में मैं दस निकलता था, घंटे चाहे। आप देते थे सर? जी सर बिल्कुल। अरे वाह। 10 घंटा मुझे मैं दे रहा था, अभी भी देता हूँ सर। आपका आने से पहले मैं भी एक मॉक टेस्ट देके तभी सर आपका सेशन में ज्वाइन किया था। तो 10-12 घंटा मैं देता हूँ किसी भी हालत में कभी, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रैक्शन तो रहता है सर। परिवार में अगर बच्चे फैमिली के साथ रह रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो होना लाजमी है। तो इसलिए बाकी हर दिन एक जैसा नहीं रहता था, लेकिन मैं कोशिश करता था। खास करके जो करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है तो डेली मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी आपका जो भी पुराना वीडियोस वगैरह रहता था, मैं अगर दिल नहीं लग रहा है तो मैं इस तरह करता था कि आज दिल नहीं करना, चले मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। कभी मूड ऑफ रहता था तो मॉक टेस्ट लगा देता था।
तब एक सेक्शन मॉक टेस्ट लगा ले, तो यही मेरा वो था। ये नहीं कि मूड खराब है चलो और कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, मूड खराब है चलो एक मॉक टेस्ट लगा देता हूँ, इस टाइप का मैं करता था। और मैं खुद को इसी को एक पैशन जैसा बना लिया, अगर यही मेरा काम है, यही सोचता था कि मुझे मेरा यही काम है और कुछ काम नहीं। और गवर्नमेंट जो मुझे पेंशन दे रहा है वो मेरे को इसी के लिए दे रहा है, मैं यही सोच के काम करता था। अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा मैं पेंशन लेने का लायक नहीं हूँ सर, मैं यही सोचता था। बहुत बढ़िया। बाकी सर, हाँ, बाकी बीओबीपीएन मानता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमको मिला है वो मैं खुद सर बहुत गर्व महसूस करता हूँ सर। जी सर, जी सर, जी सर। यूट्यूब के अंदर सर मैंने एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो है वो कैटेगरी को एड्रेस करना चालू किया सर। जी मैंने जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो एक्चुअल में यूट्यूब में कहीं नहीं होती है, कोई देने वाला नहीं है सर, उसको मैंने शुरुआत किया सर। कैसे देखते हैं आप रणदीप सर, और कितनी आपको हेल्प मिली सर इससे? सर, मैं नहीं हूँ सर, हमारा जो भी एक सर्विसमैन कैटेगरी है वो आपका नाम ही बताते हैं, क्योंकि सर देखिए सर, आपको भी मैं पहले जान सही बात बताऊँ तो आपको पहले मैं जानता नहीं था, आपको मैं पिछले 9 महीने करीब से पहले पहले से मतलब आपसे मैं जाना हूँ आपको। तो उससे पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि अर्पित सर है, उन्होंने ऐसे ऐसे एक सर्विसमैन के लिए बात करते हैं। क्योंकि ये चीज मुझे अच्छा लगा कि सर जो हमारा जो क्वेरी है हम पूछने से पहले आप उसका वीडियो बना देते हैं, ये सब ये मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि एक सर्विसमैन का क्या क्या डाउट होता है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि एक एक सर्विसमैन का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, या ये डाउट हो सकता है, वो क्या आप उससे पहले आप वीडियो बना के उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये सब मुझे इंस्पायर मतलब अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, गुरु जी है, सब सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो आप करते हैं सर, ये सर सैल्यूट की वो है। थैंक यू सर। और बड़ी खुशी है रणदीप सर कि जब से मैंने इसको एड्रेस करना स्टार्ट किया सर, आप लोगों की फ्रेटर्निटी से बड़ा प्यार मिलता है सर। और ये हमने इसलिए भी सर शुरुआत ही करी थी क्योंकि जेन्युइनली सर एक सर्विस मैन को कोई एड्रेस नहीं करता था, और जी सर। हमारे पास हमेशा से क्वेरीज आती थी पढ़ाई के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। और ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है सर, तो मैं खुद भी बहुत शौक था कि एक तो सर लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए शायद वो दे ना पाते होंगे कि ईएसएम के अंदर जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मुझे खुशी है सर जब से हमने इसको स्टार्ट किया, न केवल आज एक सर्विसमैन कैटेगरी हमारी सीरियस स्टडी कर रही है, आज खुशी है सर कि रणदीप सर को जब हम एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट देखते हैं तो देख के बड़ी खुशी होती है सर। जी सर, जब भी सब सिलेक्शन हुआ था तो मुझे लगा सर आपसे मैं बात कैसे कर पाऊंगा, लेकिन वो मैं यूट्यूब में उसमें गया, जाने के बाद मुझे वहाँ पे मुझे नंबर मिला। तो फिर मैंने कॉल लगा, मैं सर से बात कर लेता हूँ। और बाकी मेरा जो क्वेरी था आपको तो मैं बताया था कि ये क्वेरी है, जी। अगर मैंने ज्वाइन भी अगर कर ये डीवी अगर कर लेता हूँ तो कि आईबीपीएस और इसका राइट, फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता राइट, राइट, राइट। हूँ। रणदीप सर, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर, और मॉक टेस्ट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं सर? सर मॉक टेस्ट तो डेली देना चाहिए, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए। अभी पहले मैं बताया था कि अगर मुझे मूड नहीं खराब है तब भी मैं मॉक देता था। इसका मतलब क्या है, मॉक बहुत जरूरी है। आपको जो भी है आपका जो तैयारी है उनमें जो फाइनल जो शार्पनेस लाता है मॉक। और मॉक जैसे भी हो, मॉक देने के बाद यानी कि उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चाहे अगर अगर 1 घंटा का मॉक दे रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा आपको उसमें एनालिसिस करना है। ये नहीं मॉक दे दिया मॉक रख दिया वो बाद में करूंगा बोल के, लेकिन उसको करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो इसको किस लिए गलती हुआ। और इसी क्वेश्चन अगर उस टाइम पे 3 मिनट लग रहा है तो इतना क्यों टाइम लग रहा है, ये सब छोटा छोटा चीज हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि बैंकिंग में हमारा टाइम जैसे खास करके जो प्रीलिम्स में टाइमिंग ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए हमको टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिंप्लीफिकेशन में हमको 1 मिनट लग जा रहा है तो इसका मतलब हमें हमें कुछ कमी है, या फिर उसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कर सकता है, कितना जल्दी कर सकता है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके लिए मॉक देना पड़ेगा। क्यों मॉक, रियल एग्जाम में जो मॉक हम देते हैं तो रियल एग्जाम में उससे तो थोड़ा सा कम ही आता है। तो अगर हम कोई भी मॉक में हम अगर 100 में से अगर 50 भी ला रहा है तो वो जाके 65 तक वहां पे पहुंच जाता है। और मॉक मॉक मस्ट नेसेसरी है सर, मॉक तो देना ही चाहिए डेली। राइट सर, मॉक की एनालिसिस का एक राइट डायरेक्शन हमें बताइए सर। जैसे एक सर्विसमैन कहते हैं कि सर मैं लगातार मॉक दे रहा हूँ लेकिन सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे सर, और स्पीड नहीं बन रही सर। वो थोड़ा सा मैंने 20 साल बाद सर्विस करके आया हूँ सर, अभी उतनी स्पीड में नहीं पकड़ पा रहा हूँ सर। क्या एनालिसिस करूँ, कैसे करूँ सर मॉक? तो एक
आपकी एनालिसिस क्या कैसी थी सर, और किस तरह से आप आफ्टर मॉक जो है वो डीप अंडरस्टैंड करते थे कंप्लीट पेपर को? मॉक देने से पहले सबसे पहले तो मैं यही बोला कि मुझे फिर टाइमिंग देखना है, मैं कौन सा क्वेश्चन करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो वो टाइम देखना है मुझे क्यों लगा ये टाइम। तो वैसे भी मॉक जब देते हैं हम तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन देता रहता है उसमें बहुत मतलब ब्रॉड, जैसे मैथ का मैं बात करता हूँ तो उसमें हम्म। क्या सॉल्यूशन में इतना हमको, मैं सॉल्यूशन से इतना मतलब पता नहीं चलता है मुझे कि कैसे कर रखा है, क्योंकि उसमें बहुत ब्रॉड ब्रॉड करके देता है। तो जैसे कोई एक सवाल वो एक मतलब पकड़ के उसको कर देता है, लेकिन कुछ कुछ होता है कि वो रेशियो मेथड से जल्दी हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, तो हम उसी जो लेंदी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, जिससे क्या है उसको हम जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वो पहली बात तो गलत होने का ज्यादा चांसेस रहता है, और अगर हो भी जाता है तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि छोटा छोटा गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं। और रही बात जो स्पीड मैथ्स वगैरह का जो भी है, ये सब चीज उसका तो जितना दिमाग में कैलकुलेट कर सकता है उतना कर सकता है, तो करना पड़ेगा। और जैसे ये तुम रही मैथ की बात है, उसको जैसे रीजनिंग में कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे पाजल जब करते हैं तो हम क्या पढ़ने में गलती कर देते हैं। अगर किसी ने अगर बोल दिया कि ए इज एबव बी, तो हम पढ़ लेते हैं बिलो बी, या फिर बी उल्टा हो जाता है। तो ये कभी कभी क्या है, जो जल्दी के चक्कर में कभी कभी वो क्या होता है, वो गलतियां हो जाती है। और टू प्लेस अवे बोल दिया तो हमने क्या दो, बीच में दो छोड़ देते हैं, ये नहीं कि हम बीच में एक एक प्लेस छोड़ना है। तो ये सब गलती होता है, जो आपने पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि ये गलती होता है, एक बताया थे। तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जब जाके कर सकते हैं सर। राइट सर। कुछ क्वेरीज मेरे पास आई हैं सर, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली आप उसको एड्रेस करें सर। पहली क्वेरी है सर। सर मेरा नाम रमन कुमार है। मैं इंडियन नेवी में हूँ, बस 6 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। और मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। मुझे बताइए कि अभी 6 महीने तक, जब तक मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, तब तक मैं किस तरह से स्टडी अपनी कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी जॉब भी बैलेंस रहे और मैं स्टडी को भी टाइम दे पाऊँ। जी सर। सबसे पहले सर ऑनलाइन का जो दुनिया है, तो मतलब ऑनलाइन का जो दुनिया है बहुत फास्ट है। सबसे पहले तो आपको एडुकेटर चूज करना पड़ेगा, कि सबसे पहले आप कौन एडुकेटर से आपका जो माइंड सेट मैच कर रहा है। सबसे पहले तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, बेस्ट एडुकेटर चूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसका उलझन में आ गया, आज इन सर का देख लिया, कल उनका देख लिया। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करो, जांच करो, और किसी से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उनसे थोड़ा सा एनालिसिस लो, या फिर मैं ये मोस्ट रिकमेंड करूंगा, जो भी कैंडिडेट सक्सेस कैंडिडेट है तो उनसे पहले बात करो, आप किस किस तरह फॉलो किया, कौन सा एडुकेटर को आपने फॉलो किया। तो आप पहले चेक करिए, चेक करने के बाद देखिए कि आपका किन से मैच ज्यादा कर रहा है। तो इसीलिए उसका उलझन में फंसना नहीं कभी भी, कि आज इनसे कर लिया, आज कल उनसे कर लिया। तो एडुकेटर चूज करना यूट्यूब का उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके उसके बाद अगर चूज करने के बाद अगर चाहे तो आप एक पेड कोर्स ले लीजिए, क्योंकि पेड कोर्स मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पेड कोर्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे क्लासेस हैं, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें पेड कोर्स में एक चीज रहता है कि उसमें आपको सिस्टमेटिकली आपको एक एक चीज क्या है, जैसे मैथ का ही मैं बात करता हूँ, रेशियो से लेके जैसे धीरे धीरे आपको पिनाकल तक पहुंचाता है, छोड़ एकदम इजी लेवल से एकदम पिनाकल तक पहुंचाता है। तो उसी हिसाब से अगर करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। राइट सर, राइट सर। जी सर। सर मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं इंडियन एयरफोर्स रिटायर हूँ सर। मेरे प्री क्लियर हो जाते हैं लेकिन मेंस में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। एनालिसिस मैं कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि एज ए सर्विसमैन मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है, मुझे गाइड करिए। हाँ सर। देखिए, आपको अगर प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है तो आप प्रीलिम्स जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग है। आपको ज्यादातर क्या करना है, ज्यादातर मेंस वाला मॉक लगाना है। पहली बात तो आपको टॉपिक वाइज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में काफी अंतर है। जैसे हम रीजनिंग में भी देखते हैं कि प्रीलिम्स में एक सिलोजिज्म तो सिर्फ सिंपल आता है, एक लॉजिकली फॉलोज आता है। अगर आपको मेंस में जाएंगे तो आपको कोडेड मिल जाएगा, आपको रिवर्स सिलोगिज्म मिल जाएगा, या फिर उसमें से डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स इस टाइप का लैंग्वेज यूज कर देते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक वाइज पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, सिलोजी का किस 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 तरह का सवाल इसमें पूछा जाता है, तो वो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक एक जो टॉपिक कर रहे हैं, कम से कम
कम से कम बता रहा हूं मैं, 400-500 उनका जो सवाल है वो आपको गुजरना पड़ेगा उसी टॉपिक से, जब जाके उसमें आपको क्लैरिटी आएगा। और क्लैरिटी आएगा तभी आपका उसके बाद उसका स्पीड भी बढ़ेगा। कभी कभी होता है कि हम बोलते हैं कि मेंस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉरी, मेंस में मेंस में भी टाइम ज्यादा है, लेकिन ज्यादा टाइम भी कभी कभी कम पड़ जाता है। क्यों? हमका जिसमें कमांड नहीं है तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है सर। तो इसलिए मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि जो टॉपिक आपने जो टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको बेसिक से लेके एकदम मेंस तक कितना टाइप का होता है वो पूरा एकदम कर लीजिए। करने के बाद आप ज्यादातर कितना क्वेश्चन आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं सर, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, जब जाके सर इसमें क्लैरिटी आएगी सर। राइट सर, माय नेम इज रामचरण, आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। आई वांट टू नो अबाउट कि मेरा टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई का कैसा होना चाहिए। मैं बिगनर हूँ, मैं सिस्टमेटिक अपने टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट करूँ। जी सर। तो मैंने शुरू में ऐसे ही बोला था कि आपको बेसिक सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, एक नंबर। और दो नंबर जो आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट सर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कंडीशन कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा कंडीशन अलग होगा आपसे। तो आप अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा, ज्यादातर दिन में ही टाइम नहीं मिलता एक सर्विसमैन को, जो है घर परिवार वो सब देखने के लिए दिन में ज्यादातर टाइम नहीं मिलता। तो आप ये करिए कि अब रात को पढ़ाई करिए। अगर रात को अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए, कम 6-7 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, कम से कम बैंक क्लियर करने के लिए आप कम से कम 6 से 7 घंटा आपको देना पड़ेगा। और वो टाइम अकॉर्डिंग आपका सिचुएशन कैसा है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दिन में अगर नहीं मिल रहा है टाइम तो आपको रात को टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा सर। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही सर। राइट सर, राइट सर, राइट सर। रणदीप सर, बीओबी का ओवरऑल आपको एग्जाम पैटर्न कैसा फील हुआ सर? जब आपने पेपर दिया तो क्या लेवल लगा, और आपकी उसमें तैयारी आपको कितनी फील हुई सर? और जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, कितना इफेक्टिव आपको बीओबी के एग्जाम में लगा? देखिए सर, बीओबी के लिए मैं अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने पहले भी मेंस दिया था। मैंने 2025 में पूरा मेंस मैंने दिया था, आपको अभी बताया था पहले। और उसके लिए अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं, उसी में से हो गया। और बीओबी का जो पियोन है उसमें सर बहुत ही इजी लेवल का आता है, सही बात बताऊं तो सर। और बाकी मैंने प्रीलिम्स में 75 का था, उसमें मैंने 75 करके आया था, लेकिन 74 करके आया था। लेकिन मुझे पता नहीं एक्यूरेट कितना हुआ है, क्योंकि 3 वैकेंसी तो मैक्सिमम वो तो 70 के ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, मुझे लगता है। तो 74 करके आया था मैंने। और इसमें आउट ऑफ 100 में मैं 87 करके आया था सर। जी। तो ये जो 3 वैकेंसी थी सर, ये वेस्ट बंगाल में ईएसएम कैटेगरी की थी, या ओवरऑल 3 वैकेंसी जी थी? सर, एक एएसएम कैटेगरी की 3 है, बाकी अदर्स का 11, टोटल 14 वैकेंसी था सर। अच्छा, टोटल आपकी जो है वो 14 यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिली थी। जी राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो आरआरबी, जैसे आप जो है वो आरआरबी क्लर्क भी जो है वो टारगेट करेंगे सर इस बार, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क भी आप टारगेट कर रहे होंगे। इनकी सर अभी से आपकी प्लानिंग, जैसे कई हमारे एक सर्विसमैन सर लोग जिनका मान लीजिए बेसिक सिलेबस हो गया है, और अभी नोटिफिकेशन जो कि आपने देखा आईबीपीएस क्लर्क का शॉर्ट नोटिस आउट आउट हुआ है, जी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा सर। तो सर। जिनका एक बेसिक सिलेबस हो गया है सर, उनको अभी आईबीपीएस क्लर्क टारगेट करने के लिए कौन कौन सी जो है वो पॉइंटर्स को ध्यान रखने होंगे? मैंने सर पहले ही बताया था कि आपका अगर मेंस अगर प्रीलिम्स अगर क्लियर है तो आपको, मतलब बेसिक अगर क्लियर है तो आप उसमें उसका पिनाकल तक जाइए, उसका लास्ट तक जाइए। एक एक टॉपिक का क्या क्या सवाल हो सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल से गो थ्रू करना पड़ेगा। और मेंस लेवल का तो मैंने पहले बता दिया कि टॉपिक वाइज पहले आप क्लियर कर लीजिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश का तो वैसे भी हो जाता है, और मैथ्स और रीजनिंग का। और इसमें ज्यादातर रीजनिंग और जो मैथ्स है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ सर। रीजनिंग और मैथ्स में ज्यादातर डीआई, जो हाई लेवल वाला जो डीआई होता है, और रीजनिंग में सिटिंग पाजल, तो वो करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और एक सर्विसमैन का अगर पाजल अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, खास करके जो एसबीआई और आईपीएस में, आरआरबी में तो सर करना ही पड़ेगा, पाजल आपको करना ही पड़ेगा, या तो मुश्किल है सिलेक्शन। तो आईपीएस और एसबीआई में अगर आप पाजल में अगर प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप मिसलियंस में ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले मिसलियंस को क्लियर कर लीजिए, मिसलिनियस एक भी छूटना नहीं चाहिए। खास करके जो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग आता है, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही मतलब स्कोरिंग है, क्योंकि एक एक आईपीएस और एसबीआई में, ज्यादातर एसबीआई में कम से कम 10-12 तक तो दे ही देता है।
तो एसबीआई में 10-12 तक दे देता, अगर 10-12 अटेंड नहीं कर पाए, कम से कम अगर 6-7 भी अगर अटेंड कर लिया, उसमें अगर 4-5 भी हो गया, तो आपको एक प्लस पॉइंट रहता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग सर बहुत मतलब अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सर स्कोरिंग है। और बाकी रही सर अपना डाटा डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस पोर्शन में डाटा सफिशिएंसी, ये भी स्कोरिंग है। और बाकी मशीन इनपुट भी है। मशीन इनपुट भी, अगर मशीन इनपुट कर रहे हैं तो आप किस किस टाइप का मशीन इनपुट आ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको मशीन इनपुट भी कर लेना चाहिए। और पजल के अलावा जो मैं सर बता रहा हूँ, और बाकी कोडेड इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इस टाइप का है ज्यादातर। जितना ज्यादातर आप वेरिएबल क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक उसके साथ आपका हो जाएगा। क्या सर आफ्टर 17 ईयर सर, एज अ एक्स सर्विसमैन सर, आपको चैलेंजेस शुरू में फेस हुए सर, या फिर एक सेट ऑफ रूटीन जिसे कहते हैं प्रॉपर स्टूडेंट बनने में सर आपको थोड़ा टाइम लगा या काफी टाइम लगा, या फिर मैं कहूँ कि जो एक पढ़ाई का रूटीन जो आपका टूट गया था उसको आपने बैलेंस करने में ओवरऑल सर जर्नी को आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, मैं पहले ही बताया था, क्योंकि सर मुझे क्लियर नहीं था मैं किस में जाऊंगा। मैं रिटायरमेंट ने तो मुझे ले लिया, उसके बाद मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा। मतलब ये तो था मैं एग्जाम दूंगा जो भी है, तो मैंने इसमें पता था, लेकिन ये नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊंगा, किसी हिसाब से करूंगा, वो मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो आने के बाद जैसे दिन बीतता गया, तो मुझे लगा कि ऐसे ऐसे है, मतलब और भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे उनके हिसाब से मुझे पता चला कि ये करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एम टेस्ट को एसएससी में कर रहा था मैंने, एसएससी में करने के बाद मैंने फिर बैंक की तरफ मैंने वो किया, अप्रोच किया। तो इस हिसाब से वो करना चाहिए। तो राइट। मुश्किल सबको आता है सर, ये नहीं कि मुश्किल आ गया तो टूट जाना, बिल्कुल टूटना नहीं। बिल्कुल अगर आपका जुनून है, जज्बा है, तो आप क्रैक कर सकते हैं किसी भी हालत में। इसी बीच में मेरा 2024 में मेरा मदर भी गुजर गई थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने, आप लोग आशीर्वाद से, सबका ऊपर वाला का आशीर्वाद से अभी जो भी है, तो खुद का मेहनत रंग लाई सर। चलिए रणदीप सर, आज मैंने आपसे बहुत सारे सवाल कर लिए सर, ना जी केवल सर। बच्चों की है सर, और जो एक ईएसएम की सर जो एक बेसिक क्वेरीज होती हैं, और बड़ी खुशी है सर आपने बहुत क्लैरिटी से उनको एड्रेस किया है। मुझे उम्मीद है सर जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका इनको जो है वो बेनिफिट बहुत मिलेगा। सर ने, मैं वापस बता दूं कि सर ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हालिया अभी ऑफिस असिस्टेंट का आया था नोटिफिकेशन, है ना, उसको सर ने अभी हालिया क्लियर किया है। वेस्ट बंगाल से सर ने क्लियर किया है। टोटल 3 ही वैकेंसी ये असम में थी, जिसमें एक हमारे रणदीप पॉल सर हैं। और अभी आई गेस सर रणदीप सर, ये अभी आखिरी जर्नी नहीं है सर, अभी बड़े नोटिफिकेशंस बचे हुए हैं जिनको आपको अभी टारगेट करना है सर, जिस जी क्वेरी सर। को आपने पूछा भी था सर। जी जी सर। जी सर। तो तो जी, प्रिपरेशन सर जारी है सर, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का सहयोगिता है, तो मैं डेफिनेटली सर आई कैन डू इट। नहीं नहीं, हमें बड़ी खुशी होगी सर कि आप नेक्स्ट एग्जाम को भी पार करें सर, ताकि एक चिट चैट सेशन हम उस एग्जाम्स का भी जरूर कर पाएं और आपकी जर्नी को वहां भी जरूर समझने की कोशिश करें। सो रणदीप सर, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके सिलेक्शन के लिए। अपनी सर थोड़ा सा मेंटल स्थिति बता दीजिए। अब तो सर पेंशन तो ठीक ही है सर, अब तो सैलरी वैलरी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी सर। तो ये जो 21 से लेके 26 की जर्नी थी और अभी जो सिलेक्शन हो गया सर, कितना माइंडसेट लेवल पे आप परिवर्तन पा रहे हैं सर? और खुशी को जरूर अपने शब्दों में सर हमें बताएं सर। सर मैं उससे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये मेरा एक भाई है सर, इनको भी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ सर, बैंकिंग का जी ही करवा रहा हूँ जी। सर। तो हेलो इनको भी हेलो करवा सर। रहा हूँ मैं। ये मेरे साथ ही रहता है, बहुत ही सर मतलब एफर्ट देता है, तो मैं इनको हर चीज का गाइड करवा रहा हूँ सर। अरे वाह! तो तो ये मतलब आप इनको प्रिपरेशन करवा रहे हैं सर? जी जी सर। जी सर, मैं अरे इनको वाह! करवा रहा हूँ। अरे मैं वाह! जितना सीखा हूँ सर, और मैंने जो भी सीखा हूँ मैं इनको मैं मतलब बताता हूँ सर, जो भी तो मैंने आप सीखा हूँ, तो 400 आप पढ़ा 500, तो आप पढ़ाते भी हैं सर इनको? मैं इनको ही पढ़ाता हूँ सर। अरे वाह! जी सर। बहुत अच्छा। तो मुझे, हाँ, मैं मुझे यही चीज है, और एक चीज बताना था सर, एक छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, कॉमन पॉइंट। जो जिस सब्जेक्ट में जैसे कोई वीक होता है, हर कोई ना कोई भी सब्जेक्ट में वीक होता है, तो आप पहले उसका बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक क्लियर करने के बाद आप एक कोई भी एक बंदा ढूंढ लीजिए कि जिसको आप वो आप जो सीखा है आप उसको डोनेट कर सके।
तो आप जिसको अगर सिखाएंगे तो आपको उसमें क्या है, हम वीक कौन सा सब्जेक्ट में होता है जो हमको इंटरेस्ट नहीं लगता है, उसी में वीक होता है। तो इसीलिए क्या है, आप ऐसे स्टूडेंट ढूंढिए कि आप उसको डोनेट कर सके आपने जो सीखा है। तो आपको क्या है, वो सवाल वगैरह पूछेगा तो उसी हिसाब से आपको और भी जानकारी लेना पड़ेगा। जब जाके आपका जो वीक पॉइंट है, जो वीक सब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे आपका स्ट्रांग होते जाएगा। सर ये पॉइंट मैंने मिस कर गया था, ये बताना बहुत जरूरी था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया सर। ये पॉइंट बहुत अच्छा था सर, मैं बोला था सर को बताऊंगा, मैंने भूल गया था। तो ये बहुत ही वो है, जो आपको वीक लगता है उसी को आप दूसरे को आप डोनेट करिए, दूसरे को आप सिखाइए उसको उसी चीज को, तो देखना आपका जो वीक पॉइंट है एक दिन उसका प्लस पॉइंट बन जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो गीता का सारांश है कि आप, अगर आपने कोई अच्छाई पाई है तो उसको आप लोगों में शेयर करें, वो अच्छाई आप में भी बढ़ती है। जी और सर। सेम चीज लर्निंग के साथ होती है। और ये बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो उसको आप दूसरों को पढ़ाना चालू कर दीजिए, आपको उसमें इंप्रूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है रणदीप सर आपकी। बड़ा मजा आया आपकी स्टोरी सर सुन के, और आपके स्ट्रगल के दिन को जो है वो जो जिस भाव से आपने सर शेयर किया है, बहुत खुशी है सर। कितनी खुशी आपको लग रही है सर आफ्टर सिलेक्शन, जरूर हमें बताएं सर। अच्छा देखिए सर, फेल करते करते तो लास्ट लाइफ लाइफ तो सर फेलियर से हो गया था, क्योंकि मुझे पहले भी मतलब वो भी नहीं था कि ये होगा बोल के। मैंने पहले ही बताया आपको, जब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैसेज आया, और मैंने इग्नोर ही कर दिया कि बैंक से कोई वो आया हुआ क्वेरी मैं बाद में करूंगा, बाद देखूंगा बोल के। मैंने वो कभी मैं भूल ही गया था कि मैं बीओबी का मैं एग्जाम दिया था बोल के, और आरबीआई का भी दिया, मैं भूल गया। तो इसलिए फेलियर वो तो है, ही लाइफ का पार्ट है फेलियर। तो फेलियर के बाद जो सक्सेस होता है सर, वो तो उसका तो मजा ही अलग है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने दिन स्ट्रगल के बाद मुझे एक अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिल रहा है और काम करने का मुझे मौका मिलेगा। तो इसका बहुत खुशी है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं वंस अगेन रणदीप सर आपको, आपकी सफलता के लिए। और बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हो रही बीइंग अ टीचर सर। बहुत प्राउड एक फील मेरे लिए भी है सर। एज अ एक सर्विसमैन, जिस भाव से मैंने चीजों को स्टार्ट किया सर, आज जब आप लोगों को, जब मैं एज अ सिलेक्टेड पोजीशन पे देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है सर कि जिस नॉलेज, एक विजन के साथ हमने स्टार्ट किया था सर, और आज जब हमारे पास एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वो मेरा विजन अब केवल विजन नहीं रह गया सर। एक कॉन्फिडेंस के साथ अब मैं उसको आगे डिलीवर कर पाता हूँ कि हाँ यार, जो एक ईएसएम की कैटेगरी मिस थी यूट्यूब के अंदर, आज ना केवल हमारे सर लोग उस पे गाइडेंस ले पाते हैं, क्लैरिटी ले पाते हैं, सिलेक्शन भी इंश्योर करते हैं, और अपनी सेकेंड इनिंग को जो है वो बहुत अच्छे से इंश्योर कर लेते हैं। सर इसमें थोड़ा थोड़ा सी मेंटेन मतलब मेंशन करना चाहता हूँ, एक बिटर जो भी हार्श एक चीज मैं बताता हूँ सर। जो कोई होता है कि व्यूज के चक्कर में सर कोई कोई वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस सर लिमिटेड है। ऐसे जो भी जनरल पब्लिक है वो तो बहुत ज्यादा है, उनके आप वीडियो बनाएंगे तो आपको हजारों व्यूज मिल जाता है। लेकिन हमारा एक्सरसाइज लिमिटेड है, उससे कंपैरिजन में कम ही व्यूज मिलेगा। तो इससे आपको ये मुझे हमको ये लगा कि मतलब कि अर्पित सर केवल सिर्फ उसी के व्यूज के लिए कि वीडियो नहीं बनाता है। ये चीज मुझे सर अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे तो बना तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने में कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि बना तो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब वो रहता है कि यार मैं एक सर्विस को बनाऊंगा तो उनको क्या है, ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, ऐसे भी होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि आप ये ऐसे कभी नहीं सोचता है, तो ये सोच के कि व्यूज होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमको एक सर्विसमैन के साथ में रहना है, और इनका सक्सेस में थोड़ा सा हम वो रहना है, मोटिवेट करना है हमको। हाँ सर, कोशिश तो यही थी सर। और आज जब उसको मैं देख पाता हूँ कि, और देखिए सर, कहाँ तो हमने शुरुआत में एक दो वीडियो से स्टार्ट किया था, आज ईएसएम के जी ही मैं कहूँ तो सबसे जी ज्यादा जो है वो वीडियो स्क्रॉल हो जाते हैं सर। जी सर। तो एक वो भी जमाना था जहाँ पे सिर्फ विजन था सर। आज मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं सर कि आपका, हम ईएसएम का वीडियो का वेट कर रहे हैं सर, कि नेक्स्ट वीडियो जी आप जो है वो किस टॉपिक पे डाल रहे हैं सर। जी तो सर। तो तो हम तो सोचने से पहले आप अपलोड कर देते हैं कि यार ऐसे किस सर का वीडियो अभी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, तब तक देखने से तो आ ही जाता है। तो हमको ज्यादातर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट उसमें क्लिक करने से आपका आ जाता है और हम देख लेते हैं। तो इससे सर बहुत बहुत मदद मिलता है। तो सर हम आशा करूंगा कि आप आगे भी ऐसे करेंगे, और हमारा जो भी एक्स सर्विस भाई है उनको सर सक्सेस का आप वो रहेंगे। पूरी 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 कोशिश रणदीप सर। एंड
विल ट्राई आवर बेस्ट सर फॉर ईएसएम की हम जो है वो बेहतर कर पाए सर। जी तो सर। ये थे हमारे साथ रणदीप सर। रणदीप सर, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपके धन्यवाद। भविष्य की सफलताओं के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं सर। जी सर। तो थैंक यू ये थे सर। हमारे रणदीप सर। जी सर, जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आपको धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी, आगे सर ऐसे भी आप जैसे कर रहे हैं सर, आगे भी ऐसे करते रहिए। हमारा खास करके हमारे एक्सरमैन जो कम्युनिटी है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए आगे भी ऐसे करते रहिए सर। ये सर उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ सर। 100। अरे सर, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ रणदीप सर कि मैं ईएसएम कैटेगरी की नॉलेज में कोई कमी नहीं होने दूंगा सर। ये कोशिश मेरी प्रॉपर रहेगी सर। जी सर। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सर, जिनकी आज हमने सक्सेस स्टोरी जानी। बीओबी का असिस्टेंट सर ने जो है वो क्लियर किया है और नेक्स्ट एग्जाम की ओर अग्रसर हैं। ऐसा ईएसएम सर ने क्लियर किया है। और मुझे उम्मीद है जितने भी सर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफी हद तक जो सर की एक नॉलेज थी, स्ट्रेटेजी थी, जो एक टफ फेस थे, वो सभी सर ने शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। मिलेंगे किसी और जो है वो वीडियो में, जहां पे कुछ और सक्सेस स्टोरी पे हम लोग डिटेल बात कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।